आज हम पेपर 1 पार्ट ए के बारे में बात करेंगे। पार्ट ए में कुछ हमने क्वेश्चन डील किया है, एमपी के क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा प्राचीन भारत से चीजें हैं, जो सबसे बोरिंग सेगमेंट कहलाता है, उस बोरिंग सेगमेंट को ही हमने उठाया है। क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीचली, ठीक है। चीचली, चूंकि मैं नरसिंहपुर जिले से ही हूं, तो ये तो हमारा एक होम ग्राउंड भी है। बट अभी कुछ दिनों पहले जनसंपर्क डिपार्टमेंट में ये आया था चर्चा का विषय, तो हो सकता है कि एमपीपीएससी इसको क्वेश्चन बना ले, ठीक। चिचली वैसे भी आपको बता दूं, ज्योग्राफी के हिसाब से नरसिंहपुर जिले में अवस्थित है, और यहाँ बर्तन बनाने का एक बहुत बड़ा हब, केंद्र भी बोल सकते हैं, और यहाँ बर्तन बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो सबसे पहले डील करना है कि चिचली। तो परिचय, परिचय क्या है? एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ये ताम्र पाषाणिक मतलब ताम्र पाषाण काल से ही इसका आपको इसकी अवशेष मिलेंगे। फिर इसकी अवस्थिति बता दीजिए, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये नरसिंहपुर में। आप देखिएगा फॉर्मेट, देखिएगा चिचली परिचय कहाँ से है, इसकी अवस्थिति क्या है, और फिर बता दिए पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से मिले, क्योंकि हमने बात की थी। तो देखिए शंख निर्मित चूड़ियां, ठीक। शंख निर्मित चूड़ियां क्या है? शंख से निर्मित चूड़ियां। फिर ये है कर्णभूषण, कान के आभूषण। क्लियर है? तो हमें इस टाइप से डील करना है। मैं आपको बता रहा हूं आंसर कैसा लिखा है ये नहीं, कैसे लिखना है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर परिचय, अवस्थिति और कुछ विशेष। क्लियर है? आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, चंपू रामायण, ठीक। अचानक इस टाइप का सिंपल, और एमपीपीएससी की विशेषता भी यही है। क्या है विशेषता? वो एक शब्द दे देगा, और एक शब्द में वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप निखरते हैं या बिखरते हैं। हम कोशिश करेंगे निखरने की। देखिए सबसे पहले चंपू रामायण, आप जब ये क्वेश्चन डील करेंगे तो सबसे पहले बताइए रचना किसने की, फिर ये शैली कैसी है, और उसकी कुछ ना कुछ एक विशेष जानकारी देखिए। सबसे पहले रचना, तो परमार शासक, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो परमार शासक तो सीधे आ जाइए राजा भोज द्वारा निर्मित, ठीक। ये जो चंपू रामायण है ये राजा भोज द्वारा निर्मित है, मगर आप परमार शासक लिख देंगे तो 4 चांद लग जाएगा। फिर शैली कौन सी है? चंपू शैली। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, चंपू शैली कौन सी शैली कहलाती है? गद्य प्लस पद्य दोनों से निर्मित साहित्य। ये दोनों से निर्मित जो साहित्य होगा वो चंपू शैली में कहलाएगा, ठीक। क्लियर है या नहीं है? थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका चंपू शैली ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हमको परेशान नहीं होना, थोड़ा सा इसको देख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, विशेष क्या है? रामचरितमानस पर आधारित है ये, ठीक। तो फिर से मैं रिवीजन करा दूं, राजा भोज द्वारा निर्मित, गद्य और पद्य से निर्मित कौन सी शैली होगी? चंपू शैली होगी, ठीक। और आपका विशेष क्या है? रामचरितमानस पे आधारित है। क्लियर है? अब फिर एक नया क्वेश्चन, रामचरितमानस किस पर आधारित है या प्रभु राम पे आधारित है? इसकी रचना किसने की? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। अगला क्वेश्चन, बरसाती बरता, बरसाती बरता, आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे। अब सबसे पहले आप मत सॉल्व करिए, सबसे देखिए बरसाती, बरसाती दिख रहा है यानी बारिश के सीजन में होने वाला। अब थोड़ा सा यही ऑब्जर्वेशन में सिखा रहा हूं, जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको एकदम पेन डाउन नहीं करना है, सबसे पहले थोड़ा सा मनन करना है कि ये टॉपिक कहाँ से होगा। बरसाती बरता, बरसाती है तो हो सकता है, देखिए हिस्ट्री में एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न का तो नहीं है, ठीक। अब ये एमपी का है, एमपी में कोई ना क्या हो सकता है? साहित्य से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि बरसाती है तो हो सकता है कि कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटीज का हो सकता है, आंचलिक चीजों का हो सकता है, ऐसी चीजों को पहुंचाया जाता है। भाषा शैली को पकड़िए और चीजें कर डालिए। सबसे पहले वर्षा ऋतु के दौरान समूह में कौन से अंचल? मालवा अंचल। मालवा में 2 चीज मिलेंगे, मालवा और निमाड़, 2 चीज है, ठीक। तो मालवा अंचल में की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत, और बरसाती बरता से तात्पर्य क्या है? बातचीत, ठीक। बारिश के टाइम पीरियड में गाया जाने वाला ये गीत है जिसका तात्पर्य है बातचीत। इसकी विषय वस्तु क्या है? ऋतु कथा गीत है, और 12 मासा। वैसे तो इनका मेन फोकस बारिश के टाइम पीरियड है, वैसे तो 12 मास ही गाया जाता है, मगर मेनली ये बारिश के सीजन में गाया जाता है। ये ऋतु गीत है ये,
ठीक, बारिश के सीजन में गाया जाने वाला गीत। फिर चंपू काव्य, अभी हमने डिस्कस किया था, चंपू काव्य की सामूहिक गायन शैली है जो गद्य और पद्य दोनों में होती है। क्लियर है? तो आपको मैंने डील करना सिखाया ना कि जब भी ये क्वेश्चन हो तो आप ये मत सोचिए कि ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का नहीं, हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का कहाँ से हो सकता है? एमपी से हो सकता है। तो एटलीस्ट ये तो लिखा जा सकता था ना। क्या लिखा जा सकता था? कि बारिश के ऋतु में गाए जाने वाला एक आंचलिक गीत। मगर अब बरता है दिख रहे हैं तो ये शब्द कुछ ना कुछ मालवा अंचल से दिख रहा है, तो मालवा से लिख सकते थे कि ये मालवा अंचल में गाए जाने वाला गीत है। और मैक्सिमम गीत जो है हमारी माताएं और भगिनी गाती हैं, तो माताओं से रिलेटेड कह सकते हैं कि मालवा अंचल की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत। इतना तो किया जा सकता है। चंपू का आप मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं आप लिखना सिखा रहा हूं। कभी कभी होता क्या है कि हर कुछ आंसर नहीं आता है। इसका नाम ही परीक्षा है, पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। हो सकता है हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो, मगर मुस्कुराइए, अच्छी चीज होने वाली है। ठीक है? फिर है सरसी आइलैंड, एक नया क्वेश्चन। सरसी आइलैंड अब ये क्यों फेमस है? ये पर्यटन है, ठीक, इसलिए मैं क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का नहीं है, ये पर्यटन से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है सरसी आइलैंड। हाल ही में चर्चा का विषय, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया है। आपने जनसंपर्क में या न्यूज़पेपर में या कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इस चीज को आपने देखा होगा, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। ये सरसी आइलैंड क्यों फेमस है? जो बाणसागर डैम का नाम सुना है, उसका बैक वाटर से बना हुआ है, एक आइलैंड टाइप का है। ठीक, जहां हमको मॉरिशस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और आपको बाली जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक मिनी, आपको जैसे हमारे खंडवा खरगोन में भी है, वैसे ही हनुमंतिया टापू, वैसे ही ये भी बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले अवस्थिति बता दीजिए। शहडोल मध्य प्रदेश में। विशेष क्यों है? बाणसागर डैम के बैक वाटर। बैक वाटर क्या होता है? जब आपका डैम हो जाता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा होते 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 पानी जब थम जाता है तो पानी बहुत दूर तक इकट्ठा रहता है। ये बैक वाटर है, जो रुका हुआ पानी है। तो बैक वाटर से बन निर्मित मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल। इसकी खोज किसने की है? कमांडर राजेंद्र निगम ने, जो नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर थे। राजेंद्र निगम जी के द्वारा इसका क्या किया? इसकी खोज की गई। ठीक, हाल ही में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख ताम्र पाषाण कालिक कौन सा है? ताम्र पाषाण कालिक। ठीक, स्थलों की जानकारी देना है। एक लाइन में थोड़ा सा इंट्रो दे दो, थोड़े से, फिर पूरी जितनी स्थल है उनकी जानकारी दे दो, काम तमाम। आप बताइए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वह समय जब तांबे और पत्थर, ताम्र में ये मान के चल रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट से जीरो बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम आपको ओपन नेटवर्क दे रहे हैं कि भैया बिगिनर भी हो और आप बहुत अच्छे मैच्योर भी हो, आप दोनों के लिए ये क्लासेस है। यूट्यूब की क्लासेस किसी स्पेसिफिक एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, सभी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न्यू कमर होंगे, तो हमारे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं बता रहा हूं ताम्र और पाषाण। ताम्र से यानी तामा प्लस पाषाण, यानी पाषाण यानी क्या हो? पत्थर। तो तांबे और पत्थर को मिलाकर हथियार निर्माण किया गया। वह समय जब तामा और पाषाण दोनों को मिलाकर निर्माण किया गया हथियारों का, उसको क्या बोला गया? ताम्र पाषाण काल कहा गया। टाइम पीरियड बता दो। 200 से लेकर 900 ईसा पूर्व। किया जा सकता है? किया जा सकता है। अब प्रमुख स्थल बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कायथा। कायथा कहाँ है? हो सकता है 2 मार्कर में आ जाए, तो कायथा हमारे उज्जैन में है। अब क्यों फेमस है? ताम्र पाषाण कालिक है, तो तांबे की कुल्हाड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। तांबे से बनी हुई कुल्हाड़ियां यहाँ मिलेंगी। अब कुल्हाड़ी, डंडा डंडा जो उसका रहेगा वो लकड़ी का रहेगा, मगर उसका जो मेन जो पेना पार्ट होगा, जो मेन भाग होगा, वो तांबे से बना हुआ है। ठीक है? फिर एरण। एरण कहाँ है भाइयों बहनों? एरण वही है जहां सती प्रथा के पहले साक्ष्य मिले। ठीक, भानुगुप्त गुफा की, वो सॉरी, भानुगुप्त के अभिलेख में। तो वो कहाँ है? सागर में है। तो काले और लाल चित्रित बर्तन प्राप्त हुए हैं। काले और लाल चित्रित बर्तन, और आदिम कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। बर्तन भी मिले तांबे के हमको, और कुल्हाड़ी भी मिली। क्लियर है? फिर आवरा। आवरा की गुफाएं, ठीक है, मंदसौर में है। ये प्रीलिम्स में आता है, तो ये प्रीलिम्स का भी फैक्ट तैयार हो गया। तो आवरा कहाँ है? मंदसौर में। मछलियों की हड्डियां और मदरभांड भी प्राप्त हुए हैं। मछलियों की हड्डियां और मदरभांड भी प्राप्त हुए इस टाइम पीरियड में। डांग वाला कहाँ है? उज्जैन में है। तो वृषभ मूर्ति, ठीक, तथा तस्तरी और अनाज के अवशेष भी इस टाइम पीरियड में प्राप्त हुए हैं। ठीक,
वह टाइम पीरियड जहां तांबे और पत्थर से बने हथियार या औजार बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, उस टाइम पीरियड के ये साक्ष्य हैं। फिर बेसनगर, बेसनगर कहाँ है? विदिशा में। तो ताम्र पाषाणकालीन एक बस्ती भी प्राप्त हुई है। बस्ती कैसे कि वहां तांबे और पत्थरों को मिलाकर लोग अपना जीवन यापन करते थे भैया, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए। और क्या कह सकते हैं अपना कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आ रहा है आपको। जीविकोपार्जन करने के लिए किसी जानवर को मारना है, ठीक, तो उसको इस जो जानवर के मारने के लिए, ठीक है, कभी कभी कोई चीज स्किप हो जाती, बट कोई बात नहीं, आप इस चीज को, मेरे इमोशंस को बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। ठीक, तो उपरोक्त स्थानों को ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है करके राज्य सरकार इसको एक पर्यटन के रूप में बहुत अच्छा विकसित करने का प्रयास कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारी ये प्राचीन संस्कृति भी है, धरोहर भी है। क्यों? क्योंकि ये सालों पुरानी, वर्षों पुरानी है। क्लियर है? तो ये जानवरों के शिकार, बहुत बढ़िया याद आ गया कि जानवरों के शिकार करने के लिए तांबा और तांबे और पाषाण यानी पत्थर से बने हुए औजारों को यूज करते थे जानवरों के शिकार करने के लिए। ठीक है, कभी कभी दिमाग में चीजें स्किप हो जाती है, कभी कभी होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि आपका दिमाग बहुत तेज भाग रहा होगा मगर हाथ धीमे चलते होंगे, सबके साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंश पर संक्षिप्त लेख लिखिए। नागवंश पर लेख लिखना है, लेख। तो सबसे पहले बताइए कि भैया इसके कौशल या फेमस जो पर्सनालिटी कौन कौन सी है, फिर राजधानी कौन सी थी, फिर इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, प्रमुख शासक कौन कौन से थे, इसकी डाइवर्सन कौन कौन सी थी, दो दो कौन कौन सी शाखाएं होती, हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे। जब भी लेख आए तो उसको वैरायटी में चीजें आप डील करेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा दिखेगा। तो गुप्त वंश के समकालीन नागवंश की जानकारी कहां मिलेगी? विदिशा और ग्वालियर। तो गुप्त वंश के समकालीन विदिशा तथा ग्वालियर क्षेत्र में नागवंश का शासन था, ये लिखा जा सकता है। हम बता सकते हैं कि किस टाइम पीरियड में कहां कहां चीजें देखने को मिली। तो गुप्त वंश के समकालीन, ठीक, एक अच्छा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के समकालीन कौन थे? तो नागवंश थे। तो गुप्त वंश के समकालीन विदिशा और ग्वालियर में नागवंश के शासक मिले। अब जो इसके स्थापनकर्ता कौन है, स्थापना किसने? कुषाण वंश के पतन के पश्चात वृषनाग ने। नाग तो लिखा ही हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, वृषनाग ने किया जा सकता है। वृषनाग द्वारा किसकी स्थापना की गई? नागवंश की स्थापना की गई। फिर इसकी राजधानी क्या है? प्रारंभिक राजधानी विदिशा, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, जिसे बाद में ग्वालियर को ही पद्मावती बोला जा सकता है, तो स्थानांतरित किया गया। किसने किया था? भीमनाग ने। अच्छा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि किसने विदिशा से ग्वालियर राजधानी परिवर्तित, तो क्या है? नागवंश के भीमनाग ने इसका ट्रांसफर किया राजधानी का। क्लियर है? तो एक हमारे पास फैक्ट भी तैयार हो गया। इंट्रो बता दें फिर से, तो आपको बताना है कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात, या ये तो पतन तो इनका हुआ, ठीक, किसका? कुषाण का। तो गुप्त वंश के समकालीन विदिशा और ग्वालियर क्या है में नागवंश का शासन देखने को मिलेगा। स्थापनकर्ता कौन है? वृषनाग हैं, जो कुषाण वंश के पतन के पश्चात आए। फिर राजधानी कौन सी? प्रारंभिक राजधानी विदिशा होगी। फिर उसके बाद कौन सी राजधानी? भीमनाग द्वारा विदिशा राजधानी को परिवर्तित करके ग्वालियर राजधानी बनाया गया। फिर इसके प्रमुख शासक भीमनाग, व्याघनाग, देवनाग और गणपतिनाग। किया जा सकता है, देव को किया जा सकता है, तो गणेश जी थे देव, तो ये ट्रिक बन गई। फिर व्याघ और भीम। क्लियर है? फिर प्रमुख घटनाएं कौन सी? गुप्त वंश से वैवाहिक संबंध किसका हुआ? कुबेरनाग का विवाह हुआ विक्रमादित्य से। ये हमारे लिए प्रीलिम्स का भी फैक्ट है। तो गुप्त वंश से वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किया नागवंश ने। तो कुबेरनाग का विवाह किससे हुआ? विक्रमादित्य से। साथ ही साथ वाकटक वंश का विवाह किससे हुआ? भीमनाग की पुत्री प्रवरसेन से इसकी विवाह संपन्न किया। क्या? जब दो राज्यों को लड़ाई कर लेते तो असंधि करना होता था, या अच्छे अपने रिश्ते बरकरार करने होते थे, तो क्या करते थे? ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। फिर इनकी दो कौन कौन सी शाखा थी? एक अंतिपुरा शाखा और पद्मावती शाखा। तो आप देखिए वैरायटी, देखिए इस पे हमने क्या क्या लिया, थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया गाइस तो बोल सकते हैं ना, यूट्यूब की भाषा है। फिर हमने बता दी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या बता दी हमने? इसकी राजधानी बता दी। फिर इसके प्रमुख शासक बता दिए। फिर प्रमुख घटनाएं बता दी कि भाई वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। घटनाएं के बाद सीधे क्या की, इनकी कौन कौन सी शाखाएं हो सकती थी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 डायमेंशंस लिखे हैं,
और ये 6 डायमेंशंस आपको धूमधाम से 4.5 नंबर 7 में से दिला देंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी। फिर नागवंश ने मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण एक वंश के रूप में आप अपना कंक्लूजन देना हो तो ठीक है, मैंने जानबूझ के दिया क्योंकि थोड़ा आप सीख सकते हैं। तो स्थापित और संस्कृति के रूप में इन्होंने अपने आप को क्या किया, प्रचारित किया गया और उसके अवशेष आज भी हमको देखने को मिलते हैं। ये वीडियो कैसे लग रहा है बताइएगा। यार आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज कमेंट करिए प्लीज। मैं बता रहा हूं आज से तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं लिखने के लिए, ठीक। फिर मध्य प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन स्थलों की चर्चा कीजिए। ये 10 मार्कर का क्वेश्चन है, पूरा पाषाणकालीन। अब पूरा पाषाण काल सबसे पहले हम बता देंगे इंट्रो। अब ये मैं बता रहा हूं कि जब आपके पास, ये मैं प्रश्न स्पेशली आपके लिए लाया था, जब आपके पास 4 से 6 मिनट बचे हों और ये आंसर लिखना है तो कुछ नहीं करना है, एक नजर देख लो। आओ एक नजर इसको कॉपी, ये बेसिक इंट्रो लिखना है, 2-2 लाइनों में ये चीजों को कंप्लीट करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन संपन्न कर देना है। ये किया जा सकता है, ठीक। मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चंस दिया है कि कैसे आपको इसको 5 मिनट में डील करना है। आइए डील करते हैं। पूरा पाषाणकालीन कौन सा स्थल? अच्छा सबसे पहले हम इंट्रो बता देते हैं। इंट्रो क्या है? पूरा पाषाण काल से तात्पर्य लगभग 2 से लेकर 2.5 मिलियन वर्ष पहले के प्रागैतिहासिक काल से है, जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए और इसे शिकार और भोजन संग्रह के लिए किया गया। क्लियर है? पूरा पाषाणकालीन, जब इसमें क्या किया गया, ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया किसके लिए? भोजन के लिए और शिकार के लिए। क्लियर है? अब हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। प्रमुख पूरा पाषाणकालीन स्थल, सबसे पहले भीमबेटका, ठीक, हमारे यूनेस्को की धरोहर में शामिल होने वाला। नाम सुना है कि नहीं सुना? मैं मानता हूं कि इसने आपको इस चीज के बारे में जानकारी होगी। अच्छा बताइए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भीमबेटका को यूनेस्को ने कब दर्जा दिया गया, विश्व विरासत स्थल का दर्जा कब प्रदान किया? ये आपके लिए एक ट्यूटोरियल है, क्वेश्चन है, आप बताइएगा। भीमबेटका स्थान अब्दुल्लागंज रायसेन में। खोज किसने की? 1957 में विष्णुधर वाकड़कर जी ने किया था इसकी स्थापना। इसकी विशेषता क्या है? देखिए पैटर्न देखिएगा। भीमबेटका हमने लिखा, भीमबेटका का स्थान बता दो कि सबसे पहले कहां है। अब ये मत बोलिएगा कि ये तो सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नहीं प्रभु, कभी कभी इजी क्वेश्चन ही निपटा देता है। इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा शहीद करता है। सबसे ज्यादा दुश्मन कौन सा है पता है आपको? इजी क्वेश्चन। आपको पैटर्न जरूर लिखिएगा। स्थान, खोज और विशेष। स्थान अब्दुल्लागंज, वर्ष कब है? 1957 में विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा। विशेष क्या है? ये विश्व का पहला गुफा समूह है 2003 में। ये आपको आंसर नहीं बताना चाहिए था मगर ठीक है, 2003 में विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया। चलो आपका क्वेश्चन आप ही से आउट हो चुका है, ठीक है। हथनोरा कहाँ है? तो हथनोरा भैया देख लो कि आपका होशंगाबाद में, तो होशंगाबाद सॉरी आपका नर्मदा घाटी सीहोर में है हथनोरा, ठीक। तो विशेष क्या है? ये नर्मदा नदी के बहाव से, नर्मदा नदी, वो होशंगाबाद कैसे याद आ गया कि ये नर्मदा नदी की वजह से याद आ गया, तो थोड़ा सा चीजें हो जाती है। तो हथनोरा कहाँ है? स्थान सीहोर में है। तो ये नर्मदा नदी घाटी में से। विशेष क्या है? एक मिनट थोड़ा सा, हाँ विशेष, यहाँ नर्मदा नदी के बहाव क्षेत्र के निकटतम फ्लैक्स के उपकरण। फ्लैक्स मतलब एक धारदार एक औजार जिससे जानवरों का हमको क्या करते थे, या खान पान के लिए या शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते थे। आपको चीजें दिख रहा है, यह नर्मदा नदी के किनारे बहाव पर स्थित ये हमको फ्लैक्स के उपकरण मिले हैं, जिससे पता चलता था कि हम या उस टाइम पीरियड के लोग है ना, हमारे पूर्वज उस टाइप के लोग के कैसे धारदार औजार के थ्रू जानवरों का शिकार करते थे। क्लियर है? अब देखिए भतरा स्थान कहाँ है? नरसिंहपुर में। ये कहाँ है? पाषाणकालीन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पाषाणकालीन सर्वाधिक प्राचीन उपकरण नरसिंहपुर से मिलते हैं, जो कि ये मेरा होम टाउन भी है, ठीक। तो थोड़ा सा एक लगाव भी आ जाता है अपना। फिर आता है पनार पानी। स्थल कहाँ है? पानी पानी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? तो आपको पचमढ़ी में मिलेगा, ठीक। तो ये नर्मदापुरम में है। विशेष, यहाँ मामा भांजा नामक शैलाश्रय मिलते हैं, ठीक। 29 भित्ति चित्र मिले। भित्ति चित्र नाम दिख रहा होगा कि दीवार पे बने हुए चित्र। मामा भांजा, एक तो प्रीलिम्स के लिए आपका फैक्ट हो गया कि मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ मिलेंगे, तो भैया कहाँ मिलेंगे? पचमढ़ी में मिलेंगे, ठीक, नर्मदापुरम में। क्लियर? नेक्स्ट आवरा, आवरा की गुफा
ठीक, नाम सुना होगा, मंदसौर अभी डिस्कस किया था, शिवना नदी के किनारे। एक नया प्रीलिम्स का फैक्ट, ये तो मेंस तो हम प्रभु आपका तैयार करा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स का भी फैक्ट तैयार करा रहे हैं। प्रीलिम्स में क्या है, मंदसौर में, और कौन सी नदी है मंदसौर में, शिवना नदी है। भैया लिख लो, ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हम मेमोराइज करते हैं। हमारी पूरी जितनी टीम है चैंपियन की, आप ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स में आपको कुछ ना कुछ अच्छा भी सिखा रहे हैं, और हम सिखाने जाएंगे। हमारा नया बैच प्रीलिम्स के लिए भी आने वाला है, एकदम डेडिकेटेड, 3 महीना एकदम कड़क तैयारी करा देंगे। ठीक, हमारे ऋषभ सर, हमारे आदरणीय सुनील सर, मैडम हमारे जो हमारे डायरेक्टर मैम हैं वो भी, और साथ ही साथ जो हमारी साथ की टीम है, ये सभी आपको हिंदी, ना केवल हिंदी मीडियम में बल्कि इंग्लिश मीडियम में भी आपको चीजें हम देने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हमारी इंग्लिश की भी टीम आने वाली है। आप बहुत अच्छे से देखिएगा और परखिएगा कि क्या हमको सही में जो कमिटमेंट दिया गया वो निभा रहे हैं, तो निभा रहे हैं। आपको ये सब चीजें सिलसिलेवार तरीके से मिलेंगी भी। आवरा कहाँ है, मंदसौर में, तो विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा इसकी खोज की गई, और एच वी द्विवेदी जी के द्वारा। महादेव पिपरिया, नर्मदापुरम, एच डी सांकलिया जी के द्वारा। ये भी पूरा पाषाणकालीन प्रमुख स्थलों में से एक है। फिर क्या है, बरमान घाट नरसिंहपुर में, फिर हमारा फेवरेट आ गया। इन दोनों घाटों के मध्य नर्मदा नदी क्या करती है, प्रवाहित होती है, और हमको स्तनधारी जीवों के जीवाश्म की जानकारी हमको यहीं से प्राप्त होती है। फिर सोन घाटी, सोन घाटी कहाँ होगी, आप समझिए कि उमरिया, सीधी सिंगरौली, जो हमारा ये जो क्या क्या है बिंद रीजन है, वहां हमको सोन घाटी मिल जाएगा। तो निसार अहमद जी के द्वारा इसकी खोज की गई। तो प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से मिले, वही जो स्क्रैपर्स, फ्लैग्स और हस्त कुठार, हस्त से बनी हुई कुल्हाड़ी, हाथ से बनी हुई नहीं, हाथ से मारने वाली कुल्हाड़ी। ठीक, छोटी छोटी मिलते हैं। फिर अन्य जानकारी क्या हो सकती है, नरवर, नरवर कहाँ है, शिवपुरी में। प्रीलिम्स फैक्ट, यहाँ भी प्रारंभिक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि पूरा पाषाण कालीन गतिविधियों के लिए दर्शाते हैं। लिखने का पैटर्न ऐसा है कि ये 5 मिनट में लिखने वाला आंसर है, 9 मिनट वाला नहीं है। मैंने जानबूझ के इसको दिया है कि अगर आपके पास अगर टाइम कम है तो हमको कैसे इस चीज को डील करना है। फिर आदमगढ़, तो आदमगढ़ कहाँ है, होशंगाबाद में। आदमगढ़ की गुफाएं, यहाँ की गुफाएं और उपकरण पूरा पाषाण काल के प्रमुख प्रमाणों में से एक है। जो ये जो उपकरण और जो हथियार क्या करते थे, शिकार और भोजन के लिए हम उपयोग करते थे, हमारे पूर्वज। ठीक, इसमें हम भी अपने आप को शामिल मानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ये किया। तो निष्कर्ष के तौर पे हम क्या बोलेंगे, निष्कर्ष के तौर पे हम क्या बोलेंगे कि मध्य प्रदेश के पूरा पाषाण काल स्थल मानवता की कहानी में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जोड़ते हैं। क्यों, हमारी मानवता की शुरुआत वहीं से हुई। फिर जो कि भारत के प्राचीन सभ्यताओं को आकार देने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। और आपके लिए अब क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये दिए हुए नंबर पे आपको 90 390 30 348, ठीक, इसको मिटा देते हैं, 30 348 इस नंबर पर, ठीक, कांटेक्ट नो नहीं है वो, इस नंबर पर आप ये आंसर लिख के, ये 2 मार्कर है, ये भी 2 मार्कर है, और ये 7 मार्कर है, इस नंबर पर ये आप आंसर व्हाट्सएप करें। हम आपके आंसर को चेक करके आपको रिटर्न भेजेंगे भी और रिव्यू भी करेंगे। देखिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जानबूझ के दिया हुआ है मैंने। आय और व्यय को मापने की कितनी विधियां हैं, लिखी है 2 मार्कर में। साथ ही साथ सहकारी खेती किसे कहते हैं, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन मैंने इजी दिया है। क्यों, इसलिए इजी दिया है कि थोड़ा सा हमें पेस धीरे से, मतलब इजी टू क्या करना है, मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ करना है। ठीक, तो सहकारी खेती से क्या तात्पर्य है, और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो ये 2 मार्कर और 7 मार्कर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो प्यारो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये होमवर्क करना होगा खुद के लिए, खुद की ईमानदारी के लिए। ठीक, जो आपने सपने देखे हैं उसको साकार करने के लिए केवल सपना नहीं देखना है, बहुत सारी मेहनत भी करनी होगी। तो मेहनत अगर हम कर रहे हैं, इतनी इतनी गर्मी में पसीना बहते हुए अगर हम पढ़ाई करा रहे हैं आपको, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये आंसर लिख कर भेजेंगे। वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल हमको बताएं। ठीक है, अगर गलत भी पढ़ा रहे हैं तो भी बताएं, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अप्रिशिएट भी करिए, और ये वीडियो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए जो लोग घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ तो हम कोर्स, तो ऑफलाइन कोर्सेज हमारे लॉन्च तो हो ही रहे हैं, घर बैठे कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।